Hello, everyone, and welcome to 7 Super Series, where we are talking about 7 different stocks. आज का स्टॉक जो सबसे पहले नंबर पे है एनालिसिस के लिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसा कि मार्केट में काफी चर्चा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। मतलब अगर निफ्टी 50 ने, जो कि इंडिया का बेंचमार्किंग इंडेक्स है, 50 लार्ज कैप कंपनीज का 20% का गेन दिया है, तो उनके कंपैरिजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने केवल 11% का ही गेन दिया है। तो हमारे लिए जानना जरूरी पड़ जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऐसा चल क्या रहा है। साथ ही 1:1 के बोनस इशू के बाद में स्टॉक की प्राइसेस में काफी भारी गिरावट आई और ये गिरावट अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई से अराउंड 20% के डाउन लेवल पे गया है। साथ ही मार्केट में ये भी न्यूज है कि अगर जियो का आईपीओ आएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेट्स बढ़ सकते हैं। ऐसा भी मानना है कि ग्रीन एनर्जी का वेंचर और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वेंचर है वो कंपनी को कुछ एडिशनल वैल्यूज दिला देगा। तो इतनी सारी न्यूज के बीच में हमें ये जानना समझना जरूरी हो जाता है कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, और साथ में हमारा रिस्क मैनेजमेंट इन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए कैसा होना चाहिए। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंप्रेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन डॉट इन। One simple disclaimer: our objective is not to promote any site or any stock. It's just for the sake of comfort of our analysis. So, Reliance Industries Limited basically 3 से 4 बिजनेस वर्टिकल्स में स्टैंड करता है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो पिछले 3 सालों के नंबर हम देख सकते हैं या 5 सालों के नंबर हम कंपेयर कर सकते हैं। सेल्स कंपेरेटिवली ग्रो हुई है। तो अगर हम मार्च 23 और 24 के नंबर देखें तो इसमें इतना कोई ग्रेट इजाफा नहीं हुआ है। इसी तरह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर में ऑलमोस्ट 142 से 162 के आसपास हुए हैं। ये सब नंबर करोड़ में है। तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का यहाँ पर इजाफा हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखा जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस चलाने से जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 16 से 18% की रेंज में है और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 17% के आसपास सेट है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात है कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का अदर इनकम, कंपनी का डिप्रिसिएशन। अगर आप कंपनी के अदर इनकम की ओर देखेंगे तो कंपनी की अदर इनकम मार्च 2021 में कंप्लीट स्पाइक लेके गई है। सो मार्च 2020 से वो ना इनकम 8,000 करोड़ से करीब 22,000 करोड़ तक पहुंची है और आज की तारीख में कंपनी उस वैल्यू के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रही है। तो 19,000, 12,000 और 16,000। तो एक चीज क्लियर है कि कंपनी की अदर इनकम का नंबर बढ़ रहा है। अब इस अदर इनकम में क्या है? अदर इनकम में कंपनी ने यहाँ क्लासिफाई किया है अदर इनकम विच इज नॉर्मल, राइट, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो जनरेट हो रही है। बट ये अदर इनकम उसके इन्वेस्टमेंट से आती है दोस्तों। सो सेल्स से रिलेटेड रेवेन्यू जो उनके कोर बिजनेस एक्टिविटीज है उससे इनकम उनकी सेल्स में रिफ्लेक्ट होती है और अदर इनकम इज इन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो इनकम जनरेट होती है वो उनकी अदर इनकम की कैटेगरी में आती है जो सेल्स में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अब कंपनी के डेप्रिसिएशन नंबर्स को देखा जाए तो कंपनी के डेप्रिसिएशन नंबर्स कुछ इस तरह से है। लास्ट 3 इयर्स में डेप्रिसिएशन नंबर बढ़ा है। मतलब कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स ग्रेजुअली काफी प्रोग्रेशन दे रहे हैं। और कंपनी के ईपीएस को देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे ईपीएस का नंबर मतलब पिछले 4 सालों में कुछ चेंज सा हो गया। जहां 38 का ईपीएस मार्च 2021 में था वही ईपीएस 44 से 49 से 51 हो गया। अब ईपीएस क्या होता है? ईपीएस वो नंबर है, वो रेशियो है जो बताता है कि कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग को प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए आप एज ए शेयर होल्डर कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या करने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ईपीएस रिफ्लेक्ट्स अर्निंग पर शेयर, राइट। सो 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप एज ए शेयर होल्डर 51 रुपए इन्वेस्ट करना के लिए रेडी हो। तो ऐसा क्या ही हुआ है पिछले 3 सालों में जहां कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल है, कंपनी के सेल्स नंबर में भी ऐसा कोई खास ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी का ईपीएस ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली 2 क्वार्टर के पुअर रिजल्ट से ये ईपीएस 51 से 50 तक आ गया है, राइट। कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी कोई ऐसा ग्रेट नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट 9 to 10% के आसपास सेटल है। अब इन नंबर्स को समेट के हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। कंपनी की बैलेंस शीट में 2 कंपोनेंट्स, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। नाउ व्हेन यू लुक इनटू द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज, इक्विटी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी है मार्च 2020 से। बट इक्विटी के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अब
इक्विटी के अंदर इक्विटी कैपिटल में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है हमने वो तो समझ लिया। जब हम रिजर्व्स के बारे में बात करें तो आप ये देखेंगे कंपनी के रिजर्व्स पिछले 5 सालों से किस तरीके से बढ़े हैं। एक पॉजिटिव मूव आया है। अब रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? डेफिनेटली प्रॉफिट से ही क्रिएट होते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं से कंपनी को सेल्स ना बढ़ने के कारण भी अदर इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो रही है और कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। साथ ही कंपनी की बोरोइंग्स को हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स से कुछ इस तरह है, राइट। तो कंपनी कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट मोड पे आ गई है कि ठीक है, लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में देखिए 451 से 458 का नंबर हुआ है। मतलब कंपनी ने एग्रेसिवली बोरोइंग नहीं की है। ये बात अच्छी है क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि उसके ऊपर इंटरेस्ट का दबदबा बढ़े, कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बढ़े, और जो कंपनी इस तरह से कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं अपने बोरोइंग्स को कंट्रोल में रखने की, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के फिक्स एसेट्स देखें तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स के नंबर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल थोड़े से ही बढ़े हैं बिकॉज कंपनी इज नॉट एग्रेसिव इन बिल्डिंग द फिक्स एसेट्स। सेल्स इतनी हो नहीं रही है तो फिक्स एसेट्स में इजाफा करके मतलब ही क्या। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मतलब बैलेंस शीट देख के हमें कोई ग्रेट इनसाइट्स नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी के रिजर्व्स काफी तगड़े हैं, कंपनी की बोरोइंग्स कंट्रोल में है, कंपनी के फिक्स एसेट्स कंट्रोल में है, और कुछ ग्रेट देखने के लिए है नहीं। बट कंपनी के अगर कैश फ्लोज को देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लोज में 3 ब्रेकअप हमें यहाँ मिलते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन मतलब कैश प्रॉफिट, खरा खरा कैश मुनाफा कंपनी का पॉजिटिव है लास्ट 5 ईयर्स, जो कि एक अच्छी बात है। जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव आउटफ्लो हुआ है, नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है। ये बताता है कि कंपनी का कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नेगेटिव है, मींस आउटफ्लो यहाँ पर ज्यादा हुए हैं, और इसका ब्रेकअप हमें कुछ इस तरह से मिलता है। मेजरली किस कारण कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है? तो वो है फिक्स्ड एसेट्स का परचेस, दैट्स द ओनली थिंग। इसके अलावा कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफी माइंडफुली रीबैलेंस कर रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस कर रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है। नंबर्स काफी क्लियर है। तो जितना परचेस किया उतना सेल किया, जितना सेल किया उतना परचेस किया, एंड सो ऑन सो फार। तो ये हो गई कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एनालिसिस। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में भी देखें तो यहाँ पर इतनी ग्रेट हलचल नहीं है। मतलब कंपनी एक बैलेंस कंपनी के तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब ये हो गई कैश फ्लो की बात। बात करते हैं इस कंपनी के दूसरे रेशियोज के बारे में। तो अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये कंपनी निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 9.3% की होल्डिंग रखती है निफ्टी 50 के अंदर। तो दिस इज अ मार्केट कैप, अ बिग और अ लार्ज कैप कंपनी ना। अगर कंपनी की बुक वैल्यू और करंट प्राइस में कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि आज का करंट प्राइस 1316 के अराउंड सेटल हुआ। बुक्स के हिसाब से कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 606 रुपए है। मतलब ये कंपनी अभी भी ओवर प्राइस है और चांसेस हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शन आएंगे। अगर हम इसके 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट इक्विटी रेशियो, तो you will find that return on capital employed is almost around 9.6% and this is constant. Return on equity मतलब equity capital पे क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं कंपनी, it's around return on equity is 9.25%। मतलब ये भी कोई ऐसा हैप्पी नंबर नहीं है कि हाँ वाओ ग्रेट वाली फीलिंग आ जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। अगर हमने पिछली बैलेंस शीट से फॉर एग्जांपल नेस्ले की देखी, हमने डाबर की देखी, हमने टीसीएस की देखी, एंड सो ऑन सो फॉर, बट डेफिनेटली सेक्टर डिफरेंट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट को डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं इनका आरओसीई और आरओई लगभग इसी डायरेक्शन में और इसी ट्रेंड में ही सेटल रहता है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखें तो हम पाएंगे कि डेट इक्विटी कंपैरिजन में डेट कितना है, 0.44, राइट। सो 0.44, यस। सो यहाँ कंपनी अच्छा खासा डेट एम्प्लॉय भी कर रही है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और एक हम कह सकते हैं बैलेंस अप्रोच है, 50% से लेस है इक्विटी के कंपैरिजन में, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन टू कंट्रोल द फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज पार्ट, राइट। बिकॉज कंपनी कैश रिच कंपनी है जो हमने ऑब्जर्व किया, इसलिए कंपनी को इतने डेट की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड कंपनी ने रिसेंट पिक्चर में हमने देखा कि रिड्यूस कर लिया है अपना कंप्लीट डेट। तो ये बात हो गई कंपनी के बेसिक रेशियोज के बारे में। कंपनी के पियर्स को देखिए या इन्वेस्टर्स को लेकर अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रमोटर की होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट फिक्स्ड रही है 50%, 50.33% एंड 50.24 के आसपास। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। तो ये एनालिसिस हो गई रिलायंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, रिलायंस की कंप्लीट फंडामेंटल अप्रोच हमने यहाँ समझ ली, डिकोड कर लिया इनके फाइनेंशियल्स को। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स को देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है। तो फंडामेंटली हम देखें तो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज देख पा रहे हैं या कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें तो प्रॉफिट्स में इतना इजाफा नहीं है, पर कैश फ्लोज में काफी स्टेबिलिटी है। अब कंपनी बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रही है कि कंपनी के पास में अगर अपना मेन बिजनेस से इनकम नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी अदर बिजनेस से अपनी इनकम बढ़ा रही है। बट क्या
ये ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक सोचने वाली बात बनती है कि रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ऑलमोस्ट 66% का 67% का शेयर होल्डिंग है और हम जियो का अगर परफॉर्मेंस देखें तो जियो का परफॉर्मेंस लास्ट 2 ईयर से काफी फैंटास्टिक हुआ है। ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन के अंदर ऑलमोस्ट जियो 50% मार्केट शेयर गैदर करता है। वहीं कंप्लीट अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो जो डिजिटल है उसका ऑलमोस्ट 36% का शेयर होल्डिंग है, मतलब मार्केट शेयर है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो जहां उसका प्रॉफिट स्लगलिश हुआ है ऑयल एंड केमिकल सेक्टर से, इंडस्ट्री से बेसिकली उसका रेवेन्यू, वही कंपनी अपना फोकस अपने दूसरे वर्टिकल्स जो कि है रिलायंस डिजिटल, जो कि है रिलायंस रिटेल से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बट अभी हमें समझना होगा कि कंपनी का स्टॉक प्राइसेस क्या कहता है। तो स्टॉक प्राइसेस को जानने के लिए हम आए हैं यहाँ, ये है ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर। और अगर हम मंथली लेवल पे देखें तो मंथली लेवल पे हम कुछ इस तरह की पिक्चर देख पा रहे हैं। मंथली लेवल पे ये क्लियर है कि लास्ट मंथ से, राइट, तो अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे इस पिक्चर को देखना चाहूँ तो क्वार्टरली बेसिस पे एक डिमांड जोन यहाँ पर कुछ इस तरह से था और एक सप्लाई जोन यहाँ पर बना है, मतलब यहाँ से प्राइस में गिरावट आई है। अगर मैं मंथली लेवल पे इस पिक्चर को देखना चाहूँ तो मुझे ये चीज काफी क्लियर है कि मंथली लेवल पर मंथली लेवल पे क्या हुआ है समझने की कोशिश करते हैं। तो मंथली लेवल पर 1, 2, 3 और 4 महीने से कंपनी के स्टॉक की प्राइस कुछ इस तरह से गिरती हुई आ रही है, मतलब सेलिंग प्रेशर बना हुआ है कंपनी के स्टॉक को लेकर। अगर हम कंपनी की डिमांड जोन को देखना चाहें तो काफी लोअर लेवल पे कंपनी का मंथली डिमांड जोन है और वो कुछ आइडेंटिफाई हुआ है 1197 के आसपास, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। टेक्निकल एनालिसिस करने पर हम मंथली लेवल पे पिक्चर देखते हैं, हम क्वार्टरली लेवल पर भी पिक्चर देखते हैं और फिर हम देखते हैं वीकली पर क्या ट्रेंड है और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डेली बेसिस पे हमारी क्या एक्शन होनी चाहिए, राइट। तो मंथली बेसिस पे हमने सबसे पहले देखा कि कंपनी का स्टॉक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो कहाँ से आ रहा है वो तो काफी नीचे है, राइट। तो डिमांड जोन देखिए तो डिमांड इनका काफी नीचे से है स्टॉक का, बट आज हम देखें कि कंपनी में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है स्टॉक के अंदर और एक कंपनी का स्टॉक इसके 52 वीक हाई से आया है, लगभग यहां से डाउन होता होता आ रहा है और इतना परसेंटेज का डाउनफॉल हम यहाँ आज स्टॉक की प्राइसेस में देख चुके हैं। अब इस केस में हमें क्या करना है? टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें मंथली डिमांड जोन और मंथली सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि हमने इस तरह से किया है। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हम नीचे जाते हुए देखते हैं कि कहां पर एक एक्सप्लोसिव मूव आई है। तो यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव मूव आई है, मतलब इस एरिया में कंपनी के स्टॉक की डिमांड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं एफआईआईज के और डीआईआईज के, राइट। तो आप समझ सकते हैं अगर आज 1300 के लेवल पे स्टॉक ट्राई मतलब अगर स्टॉक अगर सस्टेन कर रहा है तो उसकी डिमांड तो बेसिकली 1164 के लेवल से 1000 के लेवल के बीच में आसपास है। तो हमने ये क्लियरली समझा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे क्या ट्रेंड है। वीकली बेसिस पे ट्रेंड कुछ इस तरह से है। तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज बताता है कि कंपनी के स्टॉक का ट्रेंड आज की तारीख में तो हमें हाई दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। बट अगर हम देखें यहाँ पर 2 वीक को, तो 2 वीक में अगर कंपनी के स्टॉक ने एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से समझे तो ग्रीन लाइन तो आपको बता रही है कि ये स्टॉक अभी 45 डिग्री बना रहा है। अगर आप ने पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो हमने एक तरीका आइडेंटिफाई करके रखा है कि स्टॉक का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो करंट जो मंथ की जो कैंडल, करंट वीक की जो कैंडल होती है, तो वहां से हम जाते हैं और 7 कैंडल्स को काउंट करते हैं, राइट। तो करंट वीक की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसको छोड़ते हुए 7, 4, 5, 6 और 7 कैंडल हमने काउंट करी और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन ग्रीन स्ट्रेट अप जा रही है 45 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ठीक है ट्रेंड अप देख रहा है, बट एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी ने क्या बैक टू बैक 2 वीक के अंदर सप्लाई जोन बनाए हैं। अगर कंपनी का 2 वीक्स में सप्लाई जोन बन गया है, इट मीन्स दैट द ट्रेंड इज गोइंग टू बी डाउन फॉर द स्टॉक। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड डाउन है तो आपको उस स्टॉक में बाइंग नहीं लेनी है एज ऑन करंट मार्केट प्राइस। ओके, सो दैट इज रूल नंबर 1। अब हम देखें कि सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं। सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन और हम देखते हैं कहां पर कैंडल स्टिक जो बनी है, यहाँ पर डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव रेड कैंडल है,
दो बेस कैंडल बनी है और यहाँ पर एक लेग आउट कैंडल है जो लेगिंग के कंपैरिजन में एक्सप्लोसिव नहीं है, बट हाँ इसने क्लोजिंग दे दी नीचे की साइड में। ठीक है, करंट वीक की कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो अभी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर ये कैंडल का क्लोजर हुआ है ऑलमोस्ट इस लेवल पर। अब एक डिमांड जोन हो गया ये, और दूसरा डिमांड जोन हो गया करीब ये वाला। तो कंपनी ने 2 वीक के जो डिमांड, 2 वीक के सप्लाई जोन है, सॉरी, उन दोनों को मतलब फॉर्मेशन दे दिया है। मतलब अब यहाँ ट्रेंड डाउनवेज हो सकता है, बट अब आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाइंग पोजीशन कहाँ आती है। क्या मुझे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए? ट्रेंड को देख के तो बिल्कुल नहीं, बट स्टिल इफ सम पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, नहीं पर तो भी लेवल कहाँ आएगा ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए आपको उस स्टॉक की प्राइसेस को रोज वॉच करना होगा। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एग्जीक्यूशन लेवल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी इस लेवल से तो प्राइस चल ही चुकी है। अगर आप देखेंगे इस लेवल से तो प्राइस चल ही चुकी है, मतलब इस लेवल से प्राइस का चलना ये बता रहा है कि इस लेवल पे बाइंग हुई। ठीक है, मैंने ये लेवल मार्क करके रखा था, इस लेवल पे बाइंग हुई, बट उसके बाद में भी फाइट बायर और सेलर के बराबर चल रही है और एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, मतलब ये लेवल तो हो गया टेस्ट। आगे क्या बनती है रणनीति? अगर हम समझते हैं कि इसके नीचे जाए, इसके नीचे कंपनी का स्टॉक कहां तक आ सकता है? कंपनी का स्टॉक यहां तक आ सकता है 1220 तक। अगर मार्केट में न्यूज है कि 1250 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर लें, तो मेरा ये कहना है पर्सनली कि यहां तक ये स्टॉक को गिरने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब अगर 1220 तक स्टॉक गिर गया तो इंपॉर्टेंट है कि हमें एंट्री कहां लेनी बनती है। एंट्री लेने के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ मंथली टाइम फ्रेम का या किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, तो हमारी एंट्री लगभग मंथली टाइम फ्रेम के आसपास बनेगी। और उस समय क्या प्राइजेस बनेंगी, क्या वापस मंथली डिमांड जोन बन जाएगा, वो हमें एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। मतलब आज की तारीख में इस स्टॉक की एंट्री कहीं भी 1300 के लेवल के आसपास नहीं बनती है। अगर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तो ऊपर भी कहां तक जाएगा? आप अगर वीकली का डिमांड जोन देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइसेस ऊपर भी गया तो 1355 तक जाने की संभावना है एट मैक्स, और वहां से बाउंस बैक करके नीचे आ सकता है। तो ये हो गई क्लियर बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां पर हमने समझा कि आज के दिन में इसका क्या ट्रेंड चल रहा है और किस साइड ये मार्केट जा सकता है। राइट, तो ये कंप्लीट एनालिसिस हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की। Now, if you are willing to connect with us on any of the financial guidance or mentoring, do feel free to connect. And I would like to offer you that do visit the Art of Managing Money Planner, which is not a book basically. So this is in the form of book, but a planner will help you to manage your personal finances effectively. It will help you to understand कि आप एक यूनो क्राउड हैं या एक स्ट्रगलिंग स्क्वाड हैं, या आप किसी और अलग डायरेक्शन में ही अपने लाइफ के फाइनेंसेस को लेकर मूव कर रहे हैं, और किस तरह से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को, बिजनेस फाइनेंस को डे टू डे बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्लानर है आपके लिए। एट द सेम पॉइंट, अगर आप हमसे किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस को लेकर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, एंड द लिंक और द व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर अगर आप कहीं भी स्टक हैं अपने वेल्थ एम्प्लीफिकेशन जर्नी में, आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग आपको चाहिए, या आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप अपने आप से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू आर कंफ्यूज समवेयर, सो वी कैन गाइड यू अराउंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक कॉर्पोरेट को बिलोंग करते हैं और आपकी कंपनी लेवल पे आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल वेलबींग से रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड या हाउ टू मैनेज मनी एंड द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड कोई वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू टू गिव सॉल्यूशंस इन योर यूनिक वे। And at the same time, if you are a student looking forward for your internship, you're looking forward for any skill development, you're looking forward for employment readiness booming, feel free to connect with us, because we provide you the complete solution with regard to your skill development, with regard to your employment readiness, be it be like facing an interview, be it be like resume building, and so on so forth. तो हमारा उद्देश्य आपको यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, be it with wealth application, be it job readiness, and be it रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मुंबई के अंदर, तो कैसे प्रोजेक्ट पिकअप करना बेहतर रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि अगर आप होम लोन चाहते हैं और प्रोसेस करने में उसे डिफिकल्टी पा रहे हैं, तो वी कैन कनेक्ट यू विद द राइट टाइप ऑफ बैंकर्स विद योर इन्वेस्टमेंट नीड्स। कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर साइड, whether it is digital marketing of your real estate or you want to invest in the real estate, please feel free to reach out. We are just one message away, and here is our WhatsApp number in the link. So feel free to connect with us on that. And that's all. And I hope you enjoyed the video. Thank you so much. And do sign in for the next video, which is coming tomorrow on Geo Financial Services. So stay tuned in for more information. Thanks.